नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे थे, कुछ व्यक्तिगत कारणवश वीडियो अपलोड नहीं किए जा रहे थे, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज से पुनः इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आज का जो अभी तक हमने जो पढ़ लिया था आपका, तो अगर सिलेबस के अनुसार बात करें तो सिलेबस में आपका पहली यूनिट में जो दिया हुआ है उद्योग, सेवा क्षेत्र और कृषि, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। दूसरी यूनिट में जो दिया हुआ है आपका, मतलब पहली यूनिट का जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है आपका, वो है राष्ट्रीय आय, उसको भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है। तीसरा टॉपिक दिया हुआ है आपका बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय समावेशन, वित्त बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, जितना भी होता है वो सब हमने पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित सभी पक्षों को कवर किया है। उसके बाद आपका चौथा जो चैप्टर है, उसमें चौथा टॉपिक वो है आपका राजकोषीय नीति। ठीक है, तो राजकोषीय नीति तक का पोर्शन हमने खत्म किया हुआ है, बजट वगैरह तक का। पर राजकोषीय नीति का ही एक हिस्सा होता है कर व्यवस्था। ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है 4th टॉपिक में कि एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं लिखी है। तो कर व्यवस्था आज हमको पढ़ना है। तो सीधे चालू करते हैं टॉपिक आपका। सबसे पहले समझते हैं कर क्या होता है। तो देखो, यहाँ परिभाषा के तौर पे जो भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। समझने के लिए हम समझते हैं पहले क्या होता है, कर क्या होता है। देखो, तो कर क्या होता है, हम कर एक ऐसा अंशदान होता है, या कर एक ऐसा भाग होता है जो सरकार द्वारा या किसी सत्ता द्वारा या शासन द्वारा जनता से उसकी आय से क्या किया जाता है, वसूला जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या हो गया कि सरकार द्वारा नागरिकों से लिया जाने वाला एक ऐसा अंशदान है, एक ऐसा भाग है जो अनिवार्यतया नागरिकों से वसूला जाएगा, और उसको फाइनली किस चीज़ में प्रयोग किया जाएगा, जो भी वसूला गया है लोक कल्याण में प्रयोग किया जाएगा। पर यहाँ पे दो पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, ये अनिवार्य होता है। पहला क्या है, अनिवार्य होता है नागरिकों को देना। ठीक है, और दूसरा कि सरकार ने जो भी आपसे कर वसूला है उसमें सरकार से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि सरकार ने कहाँ खर्च किया, या सरकार आश्वासन नहीं दे सकती है कि वो आप पे खर्च करेगी ही। ठीक है, कर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा अंशदान, एक अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला एक ऐसा अंशदान जिसमें सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है कि वो लोक कल्याण करेगी ही। हाँ, वो लोक कल्याण करते हैं क्योंकि ऐसा डीपीएसपी में मेंशन्ड है, क्योंकि ऐसा उनको इसलिए करना है क्योंकि 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, सत्ता में आना है उनको। हर राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पे क्या है, सत्ता में बने रहना, और सत्ता में अगर बने रहना है तो लोक कल्याण करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो लोक कल्याण करते हैं। ये कहीं मेंशन नहीं है कि जो कर वसूला गया है उसके बदले उनको कुछ काम करना ही है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपका कर हो गया कि एक ऐसा अनिवार्य अनुष्ठान जिसमें नागरिकों और देश के लिए खर्च करती है, और करदाताओं को कर के बदले प्रत्यक्ष लाभ का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा जाता है, आज की तारीख में क्या कहा जाता है, आय पुनर्वितरण की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमीर वर्ग होते हैं, कुछ गरीब वर्ग होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है, जो हमारे यहाँ पे, अगर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर सिंपल सा बात करें हम, तो हमारे यहाँ पे जो सत्ता है सरकार है, उसने जो टैक्स लगाया हुआ है या कर व्यवस्था बनाई हुई है, उस कर व्यवस्था में देखें तो जो अपर क्लास है, अमीर वर्ग है, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं, ज़्यादा कर की दरें उनके लिए महंगी हैं। जो मध्यम वर्ग है उनमें क्या है, जो मध्यम वर्ग में भी जो अपर मिडिल क्लास है उसके लिए कर की दरें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए थोड़ी सी कम है, और लोअर क्लास है उसके लिए कर की दरें हैं ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सरकार द्वारा कि जो उच्च वर्ग हैं उनसे सरकार ज़्यादा टैक्स वसूलती है, और उनसे उस ज़्यादा टैक्स को वसूल करके निम्न वर्ग के लोक कल्याण में क्या कर देती है, उसको खर्च कर देती है। तो इससे क्या होता है, आय का वितरण सुनिश्चित होता है। वैसे भी इस चीज़ को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय तो कहने को 1,28,000 है, पर अगर हम दूसरा डेटा देखें तो उससे समझ में आता है कि हमारे देश की 67% संपत्ति पर मात्र 2% लोगों का क्या है, स्वामित्व है। तो 1,28,000 रुपये तो सबके पास नहीं होने वाला। अगर वो सबके पास नहीं है 1,28,000, तो उस गैप को हमको भरना पड़ेगा। वो गैप कैसे भराएगा, आपका कर व्यवस्था के माध्यम से भराएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कर के और परिभाषाएं क्या क्या दी हुई है। तो यहाँ पे डॉल्टन के अनुसार परिभाषा लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। टेलर के अनुसार, फिंडले सिराज के अनुसार। हमने ऊपर जो कर की परिभाषा पढ़ी है हमारी अपनी वाली, उसी का इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ सब क्या लिखा हुआ है, घुमा फिरा के बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डॉल्टन के अनुसार क्या है कि कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा, मतलब सरकार द्वारा
वसूला गया एक अनिवार्य अंशदान है। अनिवार्य अंशदान हमने बात की पहले भी, ठीक है। इसके बदले में करदाता को उसकी सेवाएं प्रदान की गई हैं अथवा नहीं। यह कर किसी कानूनी अपराध की संज्ञा के रूप में नहीं लगाया जाता। मतलब क्या है, ये अनिवार्य अंशदान है, आपको देना ही पड़ेगा, सार्वजनिक सत्ता द्वारा वसूला जाएगा, ठीक है। इसके बदले में सरकार भी आपके लिए कुछ करेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और ये कोई कानूनी अपराध के बदले नहीं लगाया जाता है। ये क्या है, अनिवार्य अंशदान है जो आपको देश के लिए देना पड़ेगा, ये कोई अपराध नहीं हो रहा है, ठीक है। टेलर क्या बोलते हैं, प्रोफेसर टेलर, कि वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा में दिए जाते हैं। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है आपके लिए काम करने का, इसके बदले में, कर के बदले में। तो वही पॉइंट है, बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला वो है आपका फिंडले सिराज के अनुसार। तो फिंडले सिराज के अनुसार क्या है कि कर सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाने वाला वे अनिवार्य अंशदान हैं जो सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए वसूल किए जाते हैं और जिनका किसी विशेष लाभ से कोई क्या है संबंध नहीं होता है। क्या पॉइंट हो गया, ये तो सार्वजनिक अधिकारी वसूलेंगे, कर अधिकारी हमारे यहाँ पे जो होते हैं, ठीक है। तो कर अधिकारी वसूलेंगे, किस चीज के लिए वसूलेंगे, सार्वजनिक व्यय के लिए। अब सरकार क्या करती है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक कार्यों में खर्चा करती है। हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है। बजट के दो अवयव होते हैं, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के दो अवयव होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगर आपको याद ना हो तो वापस पुराना वीडियो देखिएगा, वहां मिल जाएगा ये कंटेंट आपको, ठीक है। तो ये जो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय है, जो खर्चा कर रही है सरकार, तो ये खर्चा कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ है, कर के रूप में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, परिभाषाएं हो गई फिंडले सिराज के अनुसार, प्रोफेसर टेलर के अनुसार और आपका डॉल्टन के अनुसार। अब देखते हैं कर लगाए जाने के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब सरकार लगाती क्यों है कर, उसको आवश्यकता क्यों कर लगाने की। तो पहला क्या है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को क्या करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए। अब देश में आंतरिक सुरक्षा मतलब पुलिस प्रशासन जो है, देश में बाह्य सुरक्षा मतलब जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो गई, सीएपीएफ हो गई। तो ये क्या कर रही है, हमारी बाह्य सीमाओं की रक्षा कर रही है। पुलिस हमारी आंतरिक व्यवस्था को मैनेज कर रही है, आंतरिक सीमाओं की रक्षा कर रही है। और इस रक्षा में क्या होता है, खर्चा होता है। और ये खर्चा, ये जो व्यय होता है, कहाँ से आएगा, कर से आएगा। कर से उसको क्या किया जाएगा, भरपाई की जाएगी। दूसरा कि समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए लगाया जाता है। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कर को आधुनिक अर्थशास्त्र में आय की पुनर्वितरण की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वही पॉइंट हो गया आपका कि धन वितरण की जो असमानता विद्यमान है हमारे यहाँ, उसको समाप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है, कुछ वस्तुओं का प्रयोग समाज के लिए हानिकारक होता है, तो अगर उन वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। जैसे मादक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे क्या मादक पदार्थ होते हैं, सिगरेट, शराब वगैरह, अगर इनके प्रयोग को हतोत्साहित करना है आपको, तो क्या कर दीजिए, उसमें टैक्स बढ़ा दीजिए। पर ये क्या है कि ऐसा होता नहीं है, आपको भी पता होगा, ऐसा होता नहीं है। जो इनका सेवन करते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे एक फायदा क्या होता है सरकार को, कि सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। सरकार टैक्स कितना भी बढ़ा दे इन पे, इनका प्रयोग नहीं रुकता। जिस उद्देश्य से टैक्स बढ़ाया गया था वो तो नहीं हुआ, पर सरकार को क्या फायदा हो गया, सरकार के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सरकार क्या कर सकती है, तो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए भी सरकार कर लगाती है। अब सरकार को शिक्षा में खर्च करना है, स्वास्थ्य में खर्च करना है, परिवहन सेवाओं में खर्च करना है, ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों में खर्च करना है सरकार को, तो उसके लिए पैसा लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा, आपको कर व्यवस्था से आएगा। तो इससे क्या हुआ, वो सरकार ने कर व्यवस्था से प्राप्त धन को जन लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्चा किया। इसके अलावा क्या है, आयात निर्यात प्रतिबंध लगाने के लिए भी सरकार को विभिन्न वस्तुओं पर क्या करना पड़ता है, कर लगाना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपका पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, उरी अटैक हो गया, पाकिस्तान के साथ उरी अटैक हो गया, आपका इसके साथ क्या नाम है इसका, चीन के साथ है ना, चीन के साथ आपका गलवान घाटी की घटना हो गई। तो अब इन घटनाओं के बाद क्या होता है, देश में एक रोष उत्पन्न होता है। देश में उत्पन्न हुए रोष को सरकार क्या करने पड़ेगा, सरकार को भाप करके उसके अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अब इसमें कार्रवाई एक ही हो सकती है कि हम इनके साथ जो व्यापार धंधे चल रहे हैं उसमें थोड़ी कमी ला दें, या फिर क्या कर दें, बंदी कर दें। तो अगर कमी लानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट्स पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क बढ़ानी पड़ेगी।
ठीक है। तो अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट आ रहा है जो बड़े धड़ल्ले से हमारे मार्केट में पहुँच जाता है, तो आप क्या कर दीजिए, उस प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके उसको महंगा कर दीजिए। अब जब वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो यहाँ पे लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे तो उसका आयात भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और निर्यात में क्या है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट निर्यात करना है तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दीजिए, तो वो प्रोडक्ट जब दूसरे देश में जाएगा तो सस्ता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी कर लगाना पड़ता है। अगर मान लो किसी वस्तु के मूल्य में आपको स्थिरता स्थापित करके रखनी है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर व्यवस्था का उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार क्या करती है, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, सेविंग्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर लगाती है, और बचत की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करों में छूट प्रदान की जाती है, जिससे प्रेरित होकर के भी नागरिक क्या करते हैं, बचत की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था पूरा आपका कर व्यवस्था में एक तरीके से देखा जाए तो कर क्यों लगाया जाता है, उसके उद्देश्य थे, ठीक है। अब अगला आता है कर के लक्षण क्या होते हैं, कर के लक्षण क्या होते हैं। तो कर की लक्षण या कर की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहला क्या है, कर एक अनिवार्य अंशदान है, अनिवार्य भुगतान है, जिसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, करदाता को करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सरकार द्वारा कर को प्राप्त करके, सरकार द्वारा कर से प्राप्त आय का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। पहला तो क्या है, अनिवार्य, देना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको सरकार ने बोला है टैक्स देने के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी आप पे। दूसरा, सरकार द्वारा कर से प्राप्त आय सार्वजनिक हित के लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तीसरा जो इसमें विशेषता होती है, लक्षण, वो है आपका कि सरकार करदाता को कर के बदले प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने का कोई आश्वासन नहीं देती है, अर्थात ये आवश्यक नहीं करदाता उसके अनुपात में ही लाभ को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है कि सरकार को आपने अगर टैक्स दिया है तो सरकार भी आपके लिए कुछ काम करेगी। तो ये तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ सार्वजनिक हित के कार्य करेगी, जन लोक कल्याण के कार्य करेगी, क्योंकि उसको डीपीएसपी में जो चीज़ें लिखी उसको फुलफिल करना है, उसको चुनाव जीतना है, ठीक है। पर यहीं पे एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि सरकार जो जन लोक कल्याण के कार्य करती है, सार्वजनिक हित के कार्य करती है, उससे टैक्स देने वालों को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। पर इस पॉइंट को भी याद रखना है साथ में कि आपने जिस अनुपात में आपने जितना कर दिया है उसी अनुपात में आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो आपकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, आप उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं हम सिर्फ कि आप 35 से 40% कुछ टैक्स दे रहे हैं। अगर आप इतना टैक्स देंगे तो आपको लगेगा भाई हमको लाभ भी उसी अनुपात में प्राप्त हो, पर लाभ आपको उस अनुपात में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। लाभ सभी को क्या होगा, बराबर बराबर प्राप्त होगा। फिर आता है करों के भुगतान में करदाता को त्याग करना पड़ता है। सीधी सी बात है कि अगर आप प्रत्यक्ष कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट दिखाई देता है कि आपकी जेब से जा रहा है पैसा, मतलब आपको डायरेक्ट त्याग करना पड़ रहा है। अगर आप अप्रत्यक्ष कर देते हैं तब भी आपकी ही जेब से जाता है, बस वो आपको एहसास नहीं होता है, बस वो आपको एहसास नहीं होता। क्यों एहसास नहीं होता, आगे चल के उसको समझेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में क्या होता है, पैसा क्या होता है, करदाता की जेब से ही जाता है, उसी को त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु करारोपण कर सकती है। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक लक्षण क्या होगा करों का, कि सरकार क्या कर सकती है, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए करारोपण कर सकती है, करों को आरोपित कर सकती है। सामाजिक बुराई मतलब मदिरा, शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सरकार समाज में धन के समान वितरण हेतु भी क्या कर सकती है, करों में वृद्धि या कमी कर सकती है। तो इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सरकार क्या कर सकती है, करों में कमी या करों में वृद्धि करके आय वितरण की जो असमानता है उसको नियंत्रित कर सकती है। अब अगला आता है आपका टॉपिक कि एक अच्छी कर प्रणाली के क्या गुण होने चाहिए। पहले तो हमने क्या देखा कि कर प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं। तो एक अच्छी कर प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से, कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए। कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक किसके परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, आपके करदाता के परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी करदाता है, जो भी टैक्स पेयर है, उसको बिना किसी परेशानी के वो बिना किसी परेशानी क्या कर सके, टैक्स पे कर सके। जैसे आज की तारीख में जीएसटी पे करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्या है, आपको हर महीने नेट चालू करना है अपना और वहाँ से जीएसटी क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए,
जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए आप। या फिर अगर आपको प्रत्यक्ष कर देना है, अपना डायरेक्ट टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, अगेन वही वेबसाइट में जाना है और वहाँ से आपको क्या कर देना है, टैक्स पे कर देना है। तो सरल है, सुविधाजनक, घर बैठे काम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी कर प्रणाली अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करनी चाहिए। यहाँ पे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत क्या होता है, तो सरकार द्वारा जितना भी पैसा कर के रूप में वसूला जा रहा है उसका अधिकांश हिस्सा या पूरा हिस्सा कहाँ प्रयोग हो, सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण में प्रयोग हो, जन कल्याण में प्रयोग हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, अधोसंरचना, विकास, इन सभी कार्यों में प्रयोग हो। ऐसा नहीं कि नेताओं और अधिकारियों की जेब भरने के लिए प्रयोग किया जाए उसका, ठीक है। इसके अलावा कर प्रणाली क्या होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए। कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए, अर्थात कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें कर का भार धनी व्यक्ति पर अधिक पड़े और निर्धन पर कम पड़े। अब कर प्रणालियों के जो प्रकार होते हैं वो चल के हम आगे देखेंगे। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होती है, अनुपातिक कर प्रणाली क्या होती है, इन सभी चीज़ों को चल के आगे हम देखेंगे। अभी के लिए जो प्रगतिशील कर प्रणाली उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब क्या होता है। सिंपल सा कि आपकी आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपके क्या बोलते हैं, करों की दरों में क्या हो जाती है, वृद्धि होती रहती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपकी आय बढ़ रही है, ठीक है, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो इधर की तरफ करों की दरों में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो जिस अनुपात जिस जिस गति से आपकी आय बढ़ेगी उसी अनुपात से, उसी गति से आपका करों की दर में वृद्धि की जाएगी। इससे होगा क्या, तो आय जिनकी भी बढ़ रही है वो सब क्या कहलाने लग जाएंगे, धनी वर्ग कहलाने लग जाएंगे, और जिनकी आय नहीं बढ़ रही है वो सब क्या कहलाएंगे, निर्धन वर्ग में गिने जाएंगे। तो जिनकी आय बढ़ रही है उन्हीं पे टैक्स लगेगा, मतलब धनी व्यक्ति पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। जिनकी आय नहीं बढ़ रही है उन पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब निर्धन वर्ग पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सिंपल सा है कि प्रगतिशील होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, एक अच्छी कर प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का समावेशन होना चाहिए। ये तो हमारे यहाँ भी है, हमारे देश में भी एक अच्छी कर प्रणाली अपनाई गई है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का समावेशन किया गया है। प्रत्यक्ष कर को आपको आय और निगम कर के रूप में देना पड़ता है सामान्य तौर पर, और अप्रत्यक्ष कर आप जीएसटी के रूप में भरते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली में लोचता का गुण पाया जाना चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। अब यहाँ पे क्या होता है, लोचता कोई क्या बोल सकते हो आप, मृदुता बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कर प्रणाली इतनी भी ज़्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए कि उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाए, ठीक है। इसलिए कर प्रणाली क्या बनाना चाहिए, मृदु बनाना चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन समय समय पर किया जा सके। पर इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जो परिवर्तन करने की छूट मिलती है, इस परिवर्तन करने की छूट को बहुत ज़्यादा प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप हर महीने कर की दरों में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कर की दरों में एक निश्चितता भी बना करके रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखना पड़ेगा कुछ समय तक उनको, साल भर तक, ठीक है। फिर क्या है, कर प्रणाली मितव्ययी होना चाहिए। कर प्रणाली मितव्ययी होने चाहिए का मतलब क्या होता है, आपको कर वसूल करने के लिए, आपको मतलब सरकार को कर वसूल करने के लिए अनावश्यक बिना मतलब में खर्चे न करना पड़े बहुत ज़्यादा, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो कर प्रणाली विलासिता एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को क्या करनी चाहिए, हतोत्साहित करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कर प्रणाली कैसी हो, जो मादक वस्तुएं मतलब वही आपका शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों को, तंबाकू, इनके प्रयोग को हतोत्साहित करे, और साथ ही साथ विलासितापूर्ण वस्तुओं के प्रयोग को भी हतोत्साहित करे। जैसे अभी आज की तारीख में देखा है तो पर्यावरण के लिए आपका एसी, फ्रिज जो है क्या है, नुकसानदायक है। ये तो विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, और दूसरा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी हैं। इसलिए आप इनमें क्या कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए ताकि इनका प्रयोग क्या हो, हतोत्साहित हो। इसके अलावा क्या है, बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना एक अच्छी कर प्रणाली का क्या होता है, गुण होता है। तो बचत और पूंजी निर्माण को ही क्या करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्या है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करे, उत्पादकता को बढ़ाए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लगभग कोरिलेटेड हैं। अगर आपका यहाँ पे उत्पादकता बढ़ेगी, अगर आपके यहाँ पे उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक विकास की गति में क्या होगी, अल्टीमेटली वृद्धि होगी। और एक अच्छी कर प्रणाली में करों का भार समाज पर पड़ता है। एक अच्छी कर प्रणाली में करों का भार किस पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। सीधी सी बात है, समाज पर पड़ता है, मतलब सीधी सी बात, देखो होता क्या एग्जैक्टली, अब आप कर देते हैं, कर क्या होता है, एक तरीके से हमारे देश की कर व्यवस्था के हिसाब से बात करें तो करों का भार सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है, जो धनी वर्ग है उस पर,
मध्यम स्तर पे किस पे पड़ता है, मध्यम वर्ग पे, नहीं पड़ता है किस पे, आपका लोअर क्लास पे। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है कि करों का भार समाज पर कम पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे हमारा समाज क्या हो गया है, विभाजित हो गया है आपका अमीर और गरीब के बीच में। तो यहाँ पे जो गरीब वर्ग है उस पर तो करों का भार बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, मध्यम वर्ग है उस पर बहुत कम पड़ता है, जो आपका उच्च वर्गीय समाज है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि थोड़ा सा इस भार को क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, मतलब करों की दर में कमी लाई जानी चाहिए। पर अगर करों की दर में सरकार कमी लाती है तो यहाँ पे सरकार को ये नुकसान होता है कि उनकी आय में कमी हो जाएगी, और अगर आय में कमी होगी तो इससे जन लोक कल्याण जो है आपका वो प्रभावित होगा। तो ये क्या था पूरा आपका एक अच्छी कर प्रणाली के गुण थे। अब आता है कर के सिद्धांत क्या होते हैं। कर के सिद्धांत देखते हैं। पहला सिद्धांत आता है आपका समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत मतलब क्या है कि कर इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि सभी करदाताओं पर कर का भार समान रूप से पड़े, अर्थात धनी वर्ग पर कर अधिक तथा निर्धन वर्ग पर कर कम लगाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अपनाया जाता है, हमारे यहाँ इस चीज़ को अपनाया जाता है। सरकार ने क्या किया हुआ है, धनी वर्ग पे कर अधिक लगाती है, निर्धन वर्ग पे कर लगाती नहीं है, मध्यम वर्ग पे कर कम लगाती है। तो ये समानता का सिद्धांत होना चाहिए एक अच्छी कर प्रणाली में। दूसरा सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत मतलब कि जो करदाता है उसके लिए भी सुविधा हो, और जो एक तरीके से सरकार है उसके लिए भी सुविधा हो। तो कर इस प्रकार होने चाहिए करदाता के लिए सुविधाजनक हो। कर देने की पद्धति एवं समय इस प्रकार निर्धारित किया जाए जिसमें करदाता को सुविधा, अर्थात जैसे मान लो आप जीएसटी पे करते हो, ठीक है, हर महीने, या फिर क्या करते हो आप अपना आयकर पे करते हो हर साल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सुविधाजनक कैसे बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि मान लो जीएसटी पे करने की अंतिम तिथि 31 तारीख है या 30 तारीख है, जो भी महीना होता है, ठीक है, 30 31 जो भी का। अब ऐसा नहीं कि सरकार छूट नहीं प्रदान करेगी आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की, ठीक है। सरकार क्या करती है, आपको 4 से 5 दिन की छूट प्रदान करती है कि आप इतने दिन तक में पे कर दीजिए। सेम चीज़ आपके आयकर में भी अपनाई जाती है कि मार्च के बाद भी आप 10 दिन तक, 10 अप्रैल तक क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार द्वारा क्या किया जाता है, करदाताओं को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनके लिए सुविधाओं को सरल बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मितव्ययिता का सिद्धांत, इस चीज़ को तो हमने पहले भी समझा है कि सरकार द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है, जो भी कर वसूला जाता है, उसको वसूल करने में अनावश्यक खर्चा नहीं जाना चाहिए। सरकार का अनावश्यक प्रशासनिक खर्चा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक फिर क्या आता है, निश्चितता का भाव। इस चीज़ को हमने देखा है पहले भी कि सरकार क्या कर सकती है, इसमें जो कर व्यवस्था होती है उसमें लोचता का गुण होता है, मृदुता का गुण होता है, मतलब सरकार उसमें कभी भी परिवर्तन कर सकती है। पर हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि ये जो परिवर्तन है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। कर व्यवस्था में एक लंबे समय को थोड़ी निश्चितता बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो वही निश्चितता है कि कर अधिनियम में कर संबंधी सभी बातें निश्चित वो स्पष्ट रूप से क्या होनी चाहिए, वर्णित होनी चाहिए। किससे कितना, कब, कहाँ, कैसा टैक्स वसूलना है, इस चीज़ को मेंशन किया जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। फिर है पर्याप्तता का सिद्धांत। पर्याप्तता के सिद्धांत में क्या है, करों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, करों से सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। सीधी सी बात है, सरकार को जितना भी खर्चा करना आवश्यक है अगले वित्तीय वर्ष में, उतना सरकार को यहाँ से आय प्राप्त हो जाए, ठीक है, ताकि सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है वो सार्वजनिक आय से ज़्यादा न होने पाए। फिर है लोचता का सिद्धांत, वही मृदुता वाला कि उसमें परिवर्तन आसानी से हो सके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सरलता का सिद्धांत, मतलब कर प्रणाली सरल होनी चाहिए करदाताओं के अगर नज़रिए से बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, उत्पादकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि कर प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि सरकार को वर्तमान में पर्याप्त आय प्राप्त हो सके और भविष्य के लिए भी आय क्या हो सकते, सृजित हो सके। मतलब सीधी सी बात है कि सरकार को इतनी आय प्राप्त हो जाए कर व्यवस्था से कि इस वर्ष के भी खर्चे चल जाएं और अगले वर्ष के भी अगले वर्ष के लिए भी क्या हो जाए, आय का थोड़ा सा सृजन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा विविधता का सिद्धांत, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग मदों में इसको वसूला जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस विविधता के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर है वो सभी से वसूला जाता है, सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं वसूला जाता है, सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर सभी से वसूला जाता है, बिना किसी भेदभाव के वसूला जाता है, ठीक है। तो कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें विविधता हो, अर्थात अनेक प्रकार के कर होने चाहिए और देश का प्रत्येक नागरिक जनहित के कार्यों में क्या कर सके, सहयोग दे सके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है
कि लोगों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही इस देश की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो जब आप दंगे करते हैं और दंगों में या आंदोलन में इन सब चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं देश की परिसंपत्तियों को, तब आप देश की परिसंपत्तियों को नहीं, अपनी स्वयं की परिसंपत्तियों को तोड़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ का उनको एहसास होगा कब? जब उनको पता चलेगा कि वो टैक्स स्वयं भर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कैसे होगा? जब आप टैक्सों में क्या लाएंगे? विविधता लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या था पूरा आपका एक अच्छी कर प्रणाली के सिद्धांत थे। अब अगला आता है आपका करारोपण की प्रणाली। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, करारोपण प्रणालियों में या टैक्सेशन सिस्टम में पहला आता है आपका प्रगतिशील कर प्रणाली या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली में कि आपके बढ़ती हुई आय के अनुपात में ही क्या होता है आपका कर की दरें बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ती हुई आय के अनुपात में आपकी कर की दरें क्या होती हैं? बढ़ती हुई चली जाती हैं। यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी इनकम दी हुई है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा? टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रगतिशील कर प्रणाली हो गई। इससे क्या होता है? उत्पादन और प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होती है। मतलब सीधी सी बात है, आपकी आय कब बढ़ेगी? जब आप कोई उत्पादन कार्य करेंगे, जब आप उद्योग धंधे चलाएंगे। पर उसमें दिक्कत क्या हुई कि जैसे जैसे आपका उत्पादन कार्य बढ़ता गया, आपकी आय बढ़ती गई, सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल लिया, तो फिर आपको लगे यार मैं जितना भी कमाता हूँ सरकार उगा लेती, वसूल लेती है, तो फिर मेरे कमाने का मतलब क्या निकला? इससे क्या होगा? नए लोग भी जो हैं, नए लोग जो प्रतिस्पर्धा के लिए आ रहे थे, वो भी क्या होते हैं? हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, तो प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? एक तरीके से नुकसानदायक होती है। दूसरा, इसमें क्या है? प्रगतिशील कर प्रणाली में टैक्स चोरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है आपका प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि आपकी बढ़ती हुई आय के अनुपात में क्या हुआ जाएगा? जो टैक्स रेट है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपका टैक्स रेट है, यहाँ पे इनकम है, बढ़ती हुई आय के साथ ही क्या हो रहा है? आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। मतलब सीधी सी बात, टैक्स कम रहेगा तो लोग प्रोत्साहित होंगे उत्पादन के लिए। इसके अलावा क्या है? आनुपातिक कर प्रणाली। इसमें क्या होता है? कर की दर आय वृद्धि से क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। मतलब इसमें क्या कर दिया गया? कांस्टेंट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि आपकी आय भले ही कितनी बढ़ती रहे। यहाँ पे क्या कर दिया गया? ये देखो, प्रोपोर्शनल या आनुपातिक लिखा हुआ है। आपकी आय कितनी भी बढ़ती रहे, कर की दर सदैव क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा कभी भी। तो ये क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। और एक आती है आखिरी आपकी अधिगामी कर प्रणाली। अधिगामी कर प्रणाली में क्या होता है? तो ये प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण होता है। प्रगतिशील क्या था कि आपकी आय बढ़ती हुई आय के साथ ही क्या हो जाएगा? आपका टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। आनुपातिक क्या होती है कि आपकी आय कितनी भी बढ़ती रहे, आपकी आय कितनी बढ़ती रहे, कर की दर सदैव क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, एक समान बनी रहेगी। तो इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका अधिगामी कर प्रणाली। कैसे? देखो, हमने क्या बोला? पहला प्रगतिशील, ये क्या बोलता है? पहले ये क्या है? प्रगतिशील का और अनुपातिक का मिश्रण है। तो प्रगतिशील कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि ये क्या है? प्रगतिशील है। यहाँ तक क्या है? प्रगतिशील है कि आपकी क्या बढ़ी? आय बढ़ी, तो उनने क्या कर दिया? टैक्स रेट बढ़ाया। पर एक स्तर तक टैक्स रेट बढ़ाने के बाद वो क्या कर देंगे? उस टैक्स रेट को स्थिर कर देंगे। तो ये स्थिर कर दिया मतलब क्या कर दिया? उसको आनुपातिक बना दिया। तो अब आपकी आय कितनी भी बढ़ती रहे, टैक्स रेट सदैव क्या रहेगा? स्थिर बना रहेगा। परिभाषा के रूप में देखो तो यह कर प्रणाली प्रगतिशील अनुपातिक का सामंजस्य होती है। इसमें एक स्तर तक, ये एक स्तर यहाँ पे है, एक स्तर तक कर की दर में वृद्धि की जाती है, फिर कर की मात्रा क्या कर दिया जाता है? स्थिर कर दिया जाता है। ये स्थिर कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो अधिगामी कर प्रणाली इस प्रकार से काम करती है। ये क्या है? पूरा आपका कर प्रणालियों के प्रकार थे। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।